जय हिंद। कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज हम लोग जो है वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस सेल के बारे में? वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। देखो, वैद्युत रासायनिक सेल ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसमें होता क्या है, देखो यह काम कैसे करता है। तो यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल का एक चित्र दिया है। दो पात्र होते हैं जिसको हम बर्तन कह सकते हैं। दो बर्तन होते हैं। एक बर्तन में जिंक का विलयन ZnSO4 और दूसरे में कॉपर का विलयन। एक में जिंक के लवण का विलयन और दूसरे में कॉपर के लवण का विलयन होता है। उसके बाद में तो एक बर्तन में, जैसे अगर हम बताएं तो मान लो ये एक बर्तन है, इसमें जिंक का विलयन है और ये एक बर्तन है, इसमें कॉपर के लवण का विलयन है। एक राड इसमें एक छड़ रख दिया जाएगा जो कि जिंक का होगा, इसमें एक छड़ रख दिया जाएगा जो कि कॉपर का होगा। इस दोनों छड़ों को एक तार से, इन दोनों छड़ों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाएगा और इसमें जो विलयन भरा है, इस विलयन को भी जोड़ दिया जाएगा एक यू आकार के तरह से रहेगा। उसको हम इस विलयन को जोड़ देंगे जिससे कि ये दोनों विलयन जुड़ जाएंगे। इसको लवण सेतु कहते हैं क्योंकि ये जो जिंक के लवण हैं और जो कॉपर के लवण हैं, इस दोनों लवण के विलयन को जोड़ते हैं। इसको लवण सेतु कहते हैं। और कॉपर के राड और जिंक के राड को जो वायर जोड़ता है, तो इस तरह से जो पूरा चित्र बनेगा उसको हम कहेंगे कि ये वैद्युत रासायनिक सेल है। इससे में क्या होगा, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बताते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें, जैसे यहाँ पर ये समीकरण दिया है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके एक अभिकारक पे अगर ऑक्सीकरण हो तो दूसरे अभिकारक पर अपचयन हो। एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो, दूसरे अभिकारक का अपचयन हो, तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो बच्चों, रासायनिक समीकरण में जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, बाएं हाथ की तरफ, उसको हम अभिकारक कहते हैं। और इंग्लिश में अगर बोलें तो रिएक्टेंट कहते हैं। और जो राइट यानी दाहिने हाथ की तरफ होता है, इस साइड में, इसको हम उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो बच्चों, इस रासायनिक समीकरण में, तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। एक मिनट, सॉरी, कॉपर में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, निकल नहीं रहा है। यहाँ पे देखो,
और जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना बच्चों अपचयन कहलाता है, यानी कि कॉपर का अपचयन हो रहा है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो इसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों ही एक ही समीकरण में होता है, उस समीकरण को हम या ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें वह ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया दोनों ही होती है, ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर या अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें एक अभिकारक का अपचयन हो, दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण हो, तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, इसको हमने बता दिया, जिसका चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। एक बर्तन में कॉपर के लवण को भर लो और एक में जिंक के लवण को। दोनों लवण के विलयनों को एक सेतु द्वारा यू आकार के सेतु के द्वारा उल्टे यू आकार के सेतु के द्वारा जैसे यहाँ पर जोड़ा गया है जोड़ दो। और जो कॉपर का रॉड है, ये रेड कलर का कॉपर वाला और ब्लैक कलर का जिंक वाला, इन दोनों को एक तार से जोड़ दो। तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, यानी इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ से और कॉपर की ओर आने लगेंगे। यही जो है वैद्युत रासायनिक सेल है। देखो, इसी को गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। तो गैल्वेनी सेल कब कहते हैं? गैल्वेनी सेल कहते हैं, देखो जो बर्तन है, बर्तन कौन है? एक ये बर्तन है, एक ये बर्तन है, एक ये बर्तन है, एक ये बर्तन है। इसमें जिंक का लवण है, इसमें कॉपर का। देखो, अगर जिंक के लवण और कॉपर के लवण की विलयन की सांद्रता, इस बर्तनों में जो जिंक और कॉपर के लवण, जिंक ZnSO4 जिंक और CuSO4, इनका जो विलयन है, अगर उसमें सांद्रता जिंक के लवण के विलयन में जिंक की सांद्रता अगर 1 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब है, और कॉपर के लवण में कॉपर की सांद्रता, कॉपर आयन की सांद्रता 1 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 डेसीमीटर लंबा और 1 डेसीमीटर चौड़ा और 1 डेसीमीटर ऊंचाई वाले बर्तन में अगर जिंक की आयन 1 मोल है, तो उसको हम कहेंगे 1 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब उसकी सांद्रता है। कोई भी अगर सांद्रता बताया जाए डेसीमीटर क्यूब, यानी अगर 1 डेसीमीटर लंबा, 1 डेसीमीटर चौड़ा, 1 डेसीमीटर ऊंचा बर्तन है और उसमें जो लवण भरा है, उसमें जो विलयन भरा है, उस विलयन में अगर जिंक का लवण है तो जिंक का, और कॉपर का लवण है तो कॉपर का। अगर कॉपर का लवण है तो Cu2 प्लस आयनों की सांद्रता, ये Cu है बेटा, अरे ऐसे लिख देते हैं, Cu2
प्लस आयनों की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 मोल। 1 मोल का मतलब 6.0224 6.0224 गुणे 10⁻23। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन में किसी भी 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन में अगर कोई विलयन है तो उसमें जिंक का इतना आयन अगर है 6.0224 गुणे 10⁻23 इतने आयन अगर हैं तो हम उसको कहेंगे कि वो 1 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब उसकी सांद्रता है। ये बच्चों अवोगाद्रो नंबर है। 6.0224 गुणे 10⁻23 ये अवोगाद्रो नंबर है। तो जब Zn यानी जिंक के आयन और कॉपर के आयनों की सांद्रता 1 इकाई यानी 1 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब होती है तो इसका विद्युतीय विभव 1.1 वोल्ट होता है। विद्युतीय विभव इसका 1.1 वोल्ट होता है। इसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि एलेसांद्रो वोल्टा ने इस टाइप के सेल का आविष्कार किया था। उन्हीं के नाम पर इसे वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया कि जब जिंक और कॉपर के आयनों की सांद्रता 1 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब यानी 1 डेसीमीटर क्यूब में जो सांद्रता है जिंक व कॉपर के आयनों की दोनों पात्रों में वो 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन में 1 मोल हो। 1 मोल मतलब 6.0224 गुणे 10⁻23 आयन मौजूद हों तो उसकी विद्युत विभव जो है वह कितना होगी? 1.1 वोल्ट। विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव जो होता है किसी इकाई धनावेश को यानी किसी एक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का जिस बिंदु पर लाया गया है विद्युत विभव कहते हैं। धनावेश को किसी इकाई धनावेश को, जैसे यहाँ पर धनावेश कौन है? जिंक का आयन। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो अगर 1 मोल डेसीमीटर क्यूब प्रति डेसीमीटर क्यूब उसकी सांद्रता होगी विलयन की तो उसका विद्युत विभव 1.1 वोल्ट होगा। अब अगर गैल्वेनिक सेल में चूँकि यहाँ पर जो सेल है इसमें जिंक सल्फेट मतलब इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहीं इसी के ऊपर अगर यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया जाए, कोई सेल लगा दिया जाए
और बाहर से इसको तो अगर इसमें बाहर से कोई विभव लगा दिया जाए, यानी कि अतिरिक्त विभव दिया जाए बाहर से और उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो हम देखेंगे क्या कि अभिक्रिया चलती रहेगी। जैसे इसमें अगर बाहर से अतिरिक्त विभव दिया जाए तो इसमें जो अभिक्रिया हो रही है वो अभिक्रिया चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक बाहर से जो विभव दिया गया है, ये जो बाहर से विभव दिया जा रहा है, इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए। लेकिन जब ये इस विभव को बढ़ाते 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 इस विभव का मान 1.1 वोल्ट हो जाएगा, तब यह अभिक्रिया बंद हो जाएगी। अभिक्रिया क्या होगी? पूर्ण रूप से रुक जाएगी। यानी यहाँ अतिरिक्त विभव दिया जाए और धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाए तो इस पर अभिक्रिया चलती रहेगी और रुकेगी कब? जब बढ़ाते बढ़ाते उसका विभव 1.1 वोल्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बाहर से विभव दिया गया, तो ये ई मतलब कि बाहर से विभव दिया जा रहा है। यहाँ एक बैटरी देखो जोड़ दिया गया है, इस जगह पे विभव दिया जा रहा है, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर विद्युत विभव जो है वो 1.1 वोल्ट से कम है। विद्युत विभव जो बाहर से दिया गया है इट्स लेस देन 1.1 वोल्ट। यहाँ पर विद्युत वाहक बल इसमें 1.1 वोल्ट के बराबर हो गया। देखो यहाँ पर बराबर लिखा है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक गया। यहाँ पर देखो कोई भी प्रवाह नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पर देखो ऐसे दिया है कि हो रहा है इस साइड में प्रवाह इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहाँ पर I बराबर 0, यानी कोई भी धारा नहीं जा रही है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से अभिक्रिया बंद हो गई। अब इसको बढ़ाते बढ़ाते अगर और इसका विभव बढ़ाया जाए, यानी 1.1 वोल्ट से भी ज़्यादा कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो यानी जब इतना से ज़्यादा हो जाएगा तो रुकेगी नहीं, बल्कि अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन अब की बार अभिक्रिया उल्टी दिशा में शुरू होगी। जैसे कि अगर विद्युत धारा इस साइड में, इसमें विद्युत धारा देखो इस साइड में आ रहा है, इस साइड में जा रहा है, लेकिन तब इसमें विद्युत धारा इस साइड में देखो आ रहा है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह उल्टा होगा। विद्युत धारा का प्रवाह उलट जाएगा, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो इसमें देखो लिखा है कि विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है, विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ें। जैसा कि बताया गया है कि गैल्वेनिक सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है। जो वैद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और उसके द्वारा जो ऊर्जा होता है विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को। रेडॉक्स अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा जो होती है, गिब्स ऊर्जा को वैद्युत के कार्य करने में उसको परिवर्तित किया जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा जो गिब्स ऊर्जा होती है उसका उपयोग
वैद्युत कार्य करने में, जैसे गीजर हो गया, पंखा हो गया, मोटर इत्यादि चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। गिब्स ऊर्जा के बारे में बता देते हैं क्या होता है। देखो, गिब्स ऊर्जा को जे बिलार्ड ने बताया था। जे बिलार्ड। तो गिब्स ऊर्जा को जे बिलार्ड ने बताया था। उन्होंने कहा क्या कि किसी भी निकाय से प्राप्त वह अधिकतम ऊर्जा जिसको किसी उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जा सके उसको हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं किसी भी निकाय से प्राप्त वह अधिकतम ऊर्जा जिसको किसी उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जा सके, यूज किया जा सके, उसे हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर निकाय क्या है? यहाँ पर निकाय है वैद्युत रासायनिक सेल। रेडॉक्स अभिक्रिया उसमें क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब एक अभिकारक का अपचयन हो, दूसरे का ऑक्सीकरण हो। जैसा कि हमने बताया कि वैद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों उसी अभिक्रिया में होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों होता है। जैसा कि समीकरण यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया का एक ही दिया है, लेकिन ये दोनों एक ही दिया है, लेकिन ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर होता है और इसको अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये अर्ध सेल अभिक्रियाओं का संयोजन है। अर्ध सेल अभिक्रियाओं का संयोजन है और दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों मिलकर समग्र सेल अभिक्रिया देते हैं। तो ये समग्र सेल अभिक्रिया है। जबकि अर्ध सेल अभिक्रिया क्या है? देखो, कॉपर में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, Cu+2e-, तो ये बन जाता है Cu, कॉपर बन जाता है। तो ये अपचयन अभिक्रिया है। जैसा कि हमने बताया, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन है। तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है यानी कॉपर का अपचयन होता है। तो ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया है, जो कि एक पात्र में होता है, एक बर्तन में। और जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है। देखो Zn यहाँ है और इस साइड देखो Zn+2e-। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अर्ध अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। ये दोनों अलग अलग पात्र में होते हैं, अलग अलग बर्तन में। ये अभिक्रियाएं डेनियल सेल के दो भिन्न भागों में होती हैं। अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहाँ होती है? अपचयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जिंक वाले इलेक्ट्रोड पर होती है। तो ये सेल के जो दो भाग हैं इसको अर्ध सेल कहते हैं। जो दोनों भाग हैं इनको अर्ध सेल कहते हैं, क्योंकि आधी अभिक्रिया कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर और आधी अभिक्रिया जिंक वाले इलेक्ट्रोड पर। कॉपर वाला इलेक्ट्रोड कॉपर के विलयन में रखा रहता है, कॉपर के लवण के विलयन में, और जिंक वाला इलेक्ट्रोड जिंक के लवण के विलयन में रखा रहता है, अलग बर्तन में। तो इसको अर्ध सेल कहते हैं। इन्हें रेडॉक्स युग्म भी कहते हैं। युग्म का मतलब दो और रेडॉक्स का मतलब अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया हो रही है। तो दोनों अभिक्रियाओं को युग्म कहेंगे ना, कि ये रेडॉक्स युग्म बनाने वाले अभिक्रिया हैं। तो इस तरह से कॉपर इलेक्ट्रोड का
अपचयन जो होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्धशेल, क्योंकि कॉपर पर अपचयन होता है और जिंक पर ऑक्सीकरण, तो कॉपर इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, एक मिनट, कॉपर इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्धशेल, और जिंक इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अर्धशेल, क्योंकि कॉपर का अपचयन हो रहा है ना, तो कॉपर इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे अपचयन अर्धशेल, और उसको जिंक इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अर्धशेल। इलेक्ट्रोड बेटा वो होता है जैसे जो दो बर्तन हैं, इसमें अगर जिंक का विलयन है, इसमें कॉपर का विलयन है, इसमें जो इलेक्ट्रोड जो छड़ रखा गया है उसको हम जिंक का है तो जिंक इलेक्ट्रोड, इसमें कॉपर का विलयन है, कॉपर का छड़ रखा गया है तो कॉपर इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो बच्चों हम जो है इसके बारे में बता रहे हैं, हम लोग विभिन्न अर्धशेलों को यानी कि अलग अलग अर्धशेलों को जोड़ करके डैनियल सेल जैसी तमाम असंख्य संरचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, और जितने भी अर्धशेल रहेंगे सब में एक धातु की इलेक्ट्रोड किसी न किसी वैद्युत अपघट्ट में डूबे रहेंगे। वैद्युत अपघट्ट धातु के इलेक्ट्रोड का मतलब वैद्युत अपघट्ट वही जो पात्र में लवण के विलयन होते हैं, उन्हीं को हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो सभी अर्धशेल में जो इलेक्ट्रोड होगा वो वैद्युत अपघट्ट में डूबा ही रहेगा, और दोनों अर्धशेल के बाहर में एक वोल्टमीटर और एक स्विच के माध्यम से एक धात्विक तार को जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से कभी कभी एक ही वैद्युत अपघट्ट में दोनों इलेक्ट्रोडों को रख दिया जाता है, तो इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक ही वैद्युत अपघट्ट में जब दोनों इलेक्ट्रोड रहेंगे तो लवण सेतु की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड पर जैसे जो इसमें इलेक्ट्रोड है तो बर्तन में विलयन भरे होते हैं, विलयन से निकलकर जो धात्विक आयनों, जो विलयन में धात्विक जैसे जिंक सल्फेट है, तो जिंक जो आयन है विलयन में से निकलकर और इलेक्ट्रोड पर जमा होने की उसकी प्रवृत्ति होती है, आदत होती है। यानी कि जो वैद्युत अपघट्ट है उसके धात्विक आयनों की यह प्रवृत्ति होती है कि वह विलयन से निकलकर और इलेक्ट्रोड पर जमा होते जाते हैं, और उसी समय जो धातु के परमाणु होते हैं वे विलयन में आते रहते हैं। परमाणु जो होते हैं वो आयन के रूप में विलयन में आते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड पर छोड़ते रहते हैं। हाँ, तो हमने क्या बताया कि जो धात्विक आयन होते हैं ये विलयन से निकल करके और इलेक्ट्रोड पर जमा होने की उनकी आदत होती है, जिससे कि इलेक्ट्रोड जो है वह धनावेशित हो सके। और जो धात्विक परमाणु हैं वो इलेक्ट्रोड से निकलकर धात्विक परमाणु आयन के रूप में इलेक्ट्रोड से निकलकर आयन के रूप में कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तब आयन के रूप में होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो आयन के रूप में होंगे।
तो जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे, जैसे हम जो कॉपर है, जो जिंक है, जिंक क्या करेगा, जिंक आयन के रूप में विलयन में जाएगा और जिंक पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो ये क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और कॉपर जो है जो इलेक्ट्रॉन जिंक छोड़ेगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है जिंक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर क्या करेगा, कॉपर पे आके जमा हो जाएंगे, तो ये इसका अपचयन हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, कुल मिला के हमने यही बताया कि जो धात्विक आयन होता है, धात्विक आयन का क्या साम्यावस्था जब आती है, साम्यावस्था क्या होता है बच्चों, देखो अगर जैसे कि हमने बताया कि जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कॉपर उसी 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर पे क्या होगा, कॉपर पर वही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जमा होगा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ऋणावेशित हो जाएगा, जहाँ पर जमेगा वो धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो जिंक ऋणावेशित हो जाएगा और ये धनावेशित हो जाएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा उल्टा हम बोल दिए, जहाँ से जिंक निकलेगा वो धनावेशित नहीं। हमने क्या बोला है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अच्छा निकले, हाँ सही है, सही बोले हैं हम। ठीक है, तो हाँ आप देखो तो क्या होगा, साम्यावस्था में क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा धातु से और दूसरे पे जाके वो जमा हो जाएगा धात्विक, यानी दोनों प्रवृत्ति जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हैं, इनका क्या होता है, आवेशों का पृथक्करण हो जाता है साम्यावस्था पर। ठीक, आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। पृथक्करण किसके अनुसार होगा, वही विलयन के अनुसार होगा, जिस तरह का विलयन होगा उसी के अनुसार। तो इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्ट के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोड व वैद्युत अपघट्ट के बीच में विभव का अंतर हो जाता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो बच्चों यहाँ पर ये कोई बहुत विशेष इम्पोर्टेंट इधर वाली लाइन नहीं थी जो बताए हैं, लेकिन अब देखो जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिए और समझिए कि जब अर्ध सेल अभिक्रिया, क्या बताने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को इसके बारे में, इतना हम पढ़ के आप लोगों को बताने जा रहे हैं इस पैराग्राफ। देखो अर्ध सेल अभिक्रिया में जितने भी पात्र हैं जो उसमें विलयन है, उसकी जो सांद्रता है, सभी की सांद्रता 1 इकाई है। अगर 1 इकाई है तो जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज, मतलब कि सभी जो टाइप के हैं, जो सभी पात्र हैं, उसके जो विलयन की जो सांद्रता है, सबकी सांद्रता कितनी है, 1 इकाई है। तो जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। IUPAC के नियम के अनुसार मानक अपचयन विभव को अब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाने लगा है। खैर देखो, जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि
एनोड व कैथोड किसको कहते हैं? तो इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि किसे कैथोड कहेंगे और किसे एनोड कहेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, वह अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? दोनों को मिला दें, अगर दोनों अर्ध सेल को अगर मिला दें, अर्ध सेल 1 और अर्ध सेल 2 को मिला दें तो इसको क्या कहेंगे? गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल। तो गैल्वेनी सेल का वह अर्ध सेल जिस पर ऑक्सीकरण हो, क्या हो? ऑक्सीकरण हो, उसको हम क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। गैल्वेनी सेल का वह अर्ध सेल जिसमें क्या हो? ऑक्सीकरण हो, उसको हम एनोड कहेंगे। अब इसी का उल्टा, जो दूसरा अर्ध सेल होगा, अगर इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो उस पर क्या हो रहा होगा? अपचयन हो रहा होगा। तो गैल्वेनी सेल का वह अर्ध सेल जिस पर ऑक्सीकरण हो उसे एनोड कहते हैं, और इसका जो है विलयन के सापेक्ष में विभव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ध्यान रखने वाली बात है। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। वह गैल्वेनी सेल का वह अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होगा वह एनोड कहलाएगी, और उसका विलयन के सापेक्ष में विभव ऋणात्मक होगा। इसी का उल्टा, जिस अर्ध सेल में अपचयन होगा वह कैथोड कहलाएगी, और विलयन के सापेक्ष इसका विभव धनात्मक होगा। यानी जिसमें अपचयन होगा गैल्वेनी सेल का वह अर्ध सेल जिसमें अपचयन या न हो, वो कैथोड कहलाएगा, और विलयन के सापेक्ष उसका विभव क्या होगा? धनात्मक होगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों, और ये ज़रूरी भी है समझना। एक बात अब और समझ लो बच्चों, वो क्या? वो ये कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर होता है। कैथोड और एनोड के बीच में विभवांतर होता है, और जैसे ही स्विच को हम चालू करने की स्थिति में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होने लगता है। अब कहने की बात यहाँ पर यह है बच्चों, कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या होता है? विभवांतर होता है। जब हम स्विच करने जाते हैं तो स्विच ऑन होने की स्थिति में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक, एक मिनट बच्चों, स्विच ऑन होने की स्थिति में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करता है? प्रवाहित होने लगता है। यानी एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, जबकि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की उल्टा होती है बेटा। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो विद्युत धारा होगी, वो धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, यानी इस साइड से इस साइड जाएगा। विद्युत धारा क्या, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की उल्टा होगी। इसका मतलब हुआ कि विद्युत धारा किधर से किधर जाएगा, वो जाएगा कैथोड से एनोड की तरफ। विद्युत धारा कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? हमको तो लगता है कि अब यहाँ तक आप लोगों को पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों, गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, यानी कैथोड और एनोड के बीच में जो विभवांतर होता है उसी को सेल विभव, पूरे सेल का विभव कहते हैं। विभव कहते हैं और इसको वोल्ट में नापते हैं। कैथोड एनोड के बीच में जो विभव का अंतर है उसको सेल विभव कहते हैं और वोल्ट में इसे नापते हैं। सेल विभव कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों के बीच में जो अंतर है उसी को कहते हैं, और सेल विभव को अपचयन विभव भी कहते हैं। कैथोड एनोड के बीच में जो विभव है उसको सेल विभव कहते हैं, अपचयन विभव कहते हैं, और उसको सेल वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं। ठीक है, और EMF से इसका शॉर्ट फॉर्म है। इस समय जो है कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती। इस तरह से बच्चों हमने आप लोगों को बताया कि सेल विभव क्या है। सेल विभव क्या है? कैथोड एनोड के बीच में विभवों का अंतर को सेल विभव, अपचयन विभव या सेल वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? तो E सेल बराबर E दायां माइनस E बायां। ये परिपाटी के अनुसार इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से सेल का विद्युत वाहक, सेल का विभव जो है लिखा जाता है। जो हम यहाँ लिखे हैं वही यहाँ पर भी लिखा है बच्चों। ई सेल का मतलब सेल विभव, ई दायां का मतलब होता है बेटा यहाँ पर दायां जो लिखा है, दायां का मतलब देखो, दाएं ओर हम एनोड को लिखते हैं। एक मिनट, दाएं ओर हम कैथोड को लिखते हैं बेटा, ये दायां है। जैसा कि हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं तो आप लोगों को दिखेगा। तो दाईं तरफ हम किसको लिखेंगे? चिन्ह परिपाटी के अनुसार बेटा क्या, ये सेल विभव है, ये जो है सेल विभव है। ई सेल मतलब सेल विभव। सेल विभव कैसे पता लगेगा? कैथोड एनोड के बीच में विभवों का अंतर। तो ई दायां का मतलब कैथोड का, ठीक है, विभव। कैथोड को ई दायां लिखते हैं, एनोड को हम ई बायां लिखते हैं। एनोड ई बायां है। इनके बीच का अंतर, जो इनके बीच कैथोड के विभव को ई दायां, एनोड के विभव को ई बायां, ठीक है। इनके बीच के विभव के अंतर को, जो अंतर है इनके बीच के विभव का अंतर जो होगा
घटाने पर जो आएगा वो पूरे सेल का क्या होगा बच्चों, पूरे सेल का विद्युत या वाहक बल या सेल विभव होगा। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बच्चों एक सेल अभिक्रिया दी हुई है। उदाहरण के तौर पर एक यहाँ सेल अभिक्रिया दी हुई है। जो कॉपर है ये सेल अभिक्रिया है, Cu+2Ag, Cu+2Ag प्लस Cu सॉलिड है, Ag एक्वस है, Cu+2Ag प्लस ये आयन है, बन रहा है Cu2 प्लस, ठीक है, Cu2 प्लस और प्लस 2Ag बन रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो सिल्वर आयन है, ये सिल्वर आयन है, रिडॉक्स अभिक्रिया है ना, सिल्वर आयन है, इसमें सिल्वर आयन जो है, पहले देखो ये जो Cu है कॉपर, ब्लैक से जिसको हम किए, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ कॉपर आयन बन गया देखो। और यहाँ देखो यहाँ पे जो 2Ag प्लस है, यहाँ पर आयन था, सिल्वर आयन था, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया जो कॉपर से निकला और ये बन गया सिल्वर 2Ag। मतलब कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन जुड़ा किससे, इलेक्ट्रॉन जुड़ा, हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन जुड़ा किससे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस हुआ, इलेक्ट्रॉन जुड़ा सिल्वर से, तो सिल्वर का क्या हुआ, सिल्वर का हुआ प्लस हुआ है ना, जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो इसका होगा क्या, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो अपचयन होगा बेटा, सॉरी ऑक्सीकरण नहीं, अपचयन। इलेक्ट्रॉन जुड़ा किससे, सिल्वर से, तो सिल्वर का क्या हुआ, अपचयन। और कॉपर से देखो, यहाँ पर कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ Cu था और यहाँ Cu प्लस आयन बन गया, तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकला, तो कॉपर का क्या हुआ बेटा, क्योंकि कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकला यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, तो कॉपर का हुआ बच्चों ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका हुआ, कॉपर का हुआ। बात समझ में आई। अब एक बार फिर से देख लो, हाँ तो एक बार फिर से देख लो बच्चों। यहाँ पर कॉपर का आयन है, जब इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तभी तो ये सिल्वर का अणु बन गया पूरा, यानी कि इसका हुआ अपचयन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो हुआ अपचयन। और एक कॉपर था, जो यहाँ सिल्वर का अपचयन हुआ, जो कॉपर था ये पूरा था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तब तो आयन बना होगा बेटा, तो इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला और इसका हुआ ऑक्सीकरण। तो यही बात यहाँ पर अर्ध सेल अभिक्रियाएं है ना,
यही बात बच्चों यहाँ पर बताया गया है। कैथोड क्या हो जाएगा, कैथोड हो गया, ए कैथोड अपचयन हो गया, एनोड ऑक्सीकरण हो गया। तो अब देखो, अब बच्चों अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, यानी दोनों को जोड़ दें, तो हमको मिल जाएगा क्या, ये। मतलब इस अर्ध सेल का अभिक्रिया इस अर्ध सेल का अभिक्रिया मिलकर पूरा सेल के अभिक्रिया को देता है। बात समझ में आई। हमने बताया बच्चों, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा उसे कैथोड, जिस पर, तो यहाँ पर सिल्वर पर क्या हो रहा है, सिल्वर पर अपचयन हो जा रहा है, तो सिल्वर को हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। और जिस पर ऑक्सीकरण होगा उसे एनोड। तो कॉपर पर क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर पर हो रहा है ऑक्सीकरण, तो कॉपर क्या हो जाएगा, एनोड। ठीक है ना। तो ऊपर हमने बच्चों बताया है कि सेल को कैसे हम निरूपित करते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार निरूपित करने के लिए इसमें बताया गया है, पढ़ लेना। तो और भी बताया गया, वैसे हम बता देते हैं। तो हम 1 मिनट रुक जाओ, बता रहे हैं। हम बच्चों एक ऐसे लाइन खींचेंगे और इसके इस साइड में हम किसे लिखेंगे, इसके इस साइड में हम लिखेंगे एनोड को। बाईं साइड में एक लाइन खींचेंगे, इसके साइड में हम बाईं साइड में लिखेंगे एनोड को। एनोड यहाँ पर हमारा क्या है, Cu है। एनोड को, इलेक्ट्रोड को लिखेंगे और इसका जो आयन बनेगा वो बनेगा क्या, Cu2+, ये इसका आयन बनेगा। और तो इसको एक लाइन ऐसे सीधी से खींचकर, और जो कैथोड एनोड है इसके बीच के अंतर के लिए हम 2 लाइन खींचेंगे। तो 2 लाइन के बाएं साइड में ये LHS है, LHS में हम एनोड और RHS में हम क्या लिखेंगे, कैथोड को लिखेंगे। बेटा कैथोड क्या है, कैथोड है हमारा Ag, और इसका आयन क्या बनेगा, Ag2+। इसका यहाँ पर लिखेंगे Ag+ और Ag। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिखा जाता है, निरूपित करते हैं। अब इसका ई सेल हम कैसे लिखेंगे, तो हमने बताया ई सेल इज इक्वल टू ई दायां माइनस ई बायां, ई दायां और ई माइनस बायां, जैसा कि हमने इसको ऊपर समझाया है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें लगता है अब हम आप लोगों को यहाँ तक बता दिए। धन्यवाद। अब आप लोग इजाज़त दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है बच्चों। हम आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियो बनाएंगे। कमेंट कीजिए जो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप लोगों को खुश रहिए, मौज करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।